अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पीपल्स पार्टी का कहना है कि 90 रोज में इंतखाबात ना कराए गए तो मुल्क बहरानी कैफियत से दो चार हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन में ताखीर कबूल नहीं, हल्का बंदियों की जरूरत जो है वो जल्द से जल्द करवाई जानी चाहिए। इंतखाबात 90 रोज से आगे गए तो आईनी बहरान पैदा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने पीपल्स पार्टी के 90 रोज में इंतखाबात कराने के मुतालबे को उनका सियासी मौक़िफ़ करार दिया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई यकीन दहानी कराई गई थी। इस वक्त तमाम जमातों को उस वक्त पता था कि जब मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं तो इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियां करेगा। इंतखाबात की जो तारीख है उसके मामले को लेकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के माबैन मामलात भी अभी तक हल तलब है। गुज़िश्ता दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ऐवान सदर की जानिब से वजारत कानून और इंसाफ के नाम खत लिखकर राय मांगी गई थी। इंतखाबात के इनकाद में ताखीर का कौन जिम्मेदार है? मुल्क की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरह से देख रही है? इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात के लिए शाजिया मरी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। वफाक के वजीर रह चुके हैं, चेयरपर्सन BISP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो 90 दिन वाला मामला है, मुस्लिम लीग नून का कहना है कि आपको लोगों को पता था कि अगर आप मरदमशुमारी की मंजूरी देंगे आपके वजीर आला वहां पर तो फिर ये इंतखाबात आगे जाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी को इल्म नहीं था इस चीज का कि इंतखाबात इस तरह ताखीर का शिकार होंगे? बहुत शाह रहमान, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने हर मौके पर ये कहा है कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज में होने चाहिए। CCI से पहले, CCI के बाद, CCI सेंसस 1 पॉइंट एजेंडा पे थी, वहां पर इलेक्शन की कोई डिस्कशन ना मुतवक्का थी और एक एजेंडा पे बात हुई जिसके ऊपर यकीनन हमारा एतराज था, हमारी रिजर्वेशंस थी, जो कुछ हद तक उस CCI की मीटिंग से कबल दूर की गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ रिजर्वेशंस थी। जब मिल बैठकर बात की गई और अरकान जो अटेंड कर रहे थे CCI, उनको ये इत्मीनान दिलाया गया कि ये नंबर्स हैं और सीट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बात की तो खबर मिल गई ना कि जी अगर सीट्स में कोई मसला नहीं है, सीट्स कम या ज्यादा नहीं हो रही, तो हम यकीनन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का सामना नहीं करेंगे। अगर तो रहमान ये होता कि सीट्स में रद्दोबदल चेंजेस होते तो यकीनन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता और आप जैसे इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट उस क्राइसिस की बात कर रहे होते। लेकिन CCI के होने के बाद उसके आउटकम में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। अब एक बात बड़ी क्लियरली सामने आ गई है कि कौन जमात इलेक्शन के ऊपर बात कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनली कराने पर और कौन नहीं कर रहे, किसको जरूरत पड़ रही है कि वो बार बार ये कहें कि जी 90 रोज की तो बात नहीं थी और 90 रोज में जरूरी नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि एहसन इकबाल साहब एक सीनियर रुकन है अपनी जमात के, पार्लियामेंटेरियन है, वो आइन को पढ़ ले। आइन में साफ लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए और आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा कि इसका ताल्लुक डिलिमिटेशन से है। अव्वल बिल्कुल अगर ये बात अगर जेरे बहस आएगी तो लॉ को उठा लेंगे, लेकिन क्या लॉ जो है वो आइन को रद्द कर सकता है? ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, और किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी आइन पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल एंड इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये कह रहे हैं कि जब आप CCI में गए उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि क्योंकि सीट्स को नहीं छेड़ा जा रहा, सीट्स के नंबर को, तो शायद डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी वजह से इंतखाबात आगे नहीं जाएंगे या 90 रोज के अंदर ही होंगे। देखिए, पहले हमारे ये खदशात थे कि भाई क्यों सेंसस के ऊपर इतना जोर डाला जा रहा है, क्यों खास तौर पर PMLN के जानिब से कुछ, मतलब मैं पूरी PMLN को नहीं कहूंगी लेकिन एहसन इकबाल साहब को मैं जरूर कहूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे इन सेंसस के ऊपर और उनकी मंजूरी के ऊपर। तो हमारे यकीनन खदशात थे कि जी हो सकता है कि इसको फिर कोई जवाब बना लिया जाए। जब CCI में जाके बैठे और जब वहां पर कैलकुलेशन की गई तो कल भी आपको पता है
कि साबिक सीएम सिंध, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, वो भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने खुद बताया कि जी वहां कैलकुलेशन के नतीजे में जब देखा गया कि सीट्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो मैंने खुद वहां मौजूद जो लोग अटेंड कर रहे थे उनसे ये कहा कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे आने वाले जो प्रोसेस है इलेक्शन का उस पर, तो ठीक है इसको कर लेते हैं कबूल, हमारी रिजर्वेशंस रहेंगी ऑन रिकॉर्ड और वो है। लेकिन ये यकायक एक बयान देना एक सीनियर रहनुमा का पीएमएलएन की जानिब से मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये नून की का मौकिफ है या सिर्फ एहसन इकबाल साहब जो कि उस वक्त वजीर थे इस सेंसस के पूरे प्रोसेस को देखने के हवाले से, वो इसका दिफा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नून लीग चाहेगी कि इंतखाबात आगे जाएं, या नून लीग में कुछ लोग चाहेंगे कि इंतखाबात आगे जाएं? अब देखिए ना, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं कि ऐसा क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि इंतखाबात आगे जाएं या सेंसस को जवाज बनाया जाए, जो कि जरूरी नहीं है, हमारा ओपिनियन, हमारी राय जो सीईसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल हुई, हमारे ओपिनियन में कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट 51(5) जो है वो बड़ी क्लियर है, उसमें कहीं नहीं है कि आप डिलिमिटेशन कराएं जब जो प्रोविंशियल शेयर टू नेशनल असेंबली है वो चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब वो शेयर टू नेशनल असेंबली सीट चेंज ही नहीं हो रहा, तो आपको जरूरत ही नहीं है। अगर तो ये चेंज हो रहा होता रहमान, तो फिर तो 51 के अंदर चेंज आता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होता। अभी तो काफी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है, उसको उलझाएंगे और उसको एक नई इंटरप्रिटेशन देंगे तो फिर वो जो करना चाहे उसकी मर्जी है। बट हमने तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियरली पढ़ना है ना कि आइन में 90 रोज लिखा है और 90 रोज के अंदर इलेक्शंस कराने जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम है ईसीपी को, तो हमने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें। अब उन्होंने ये बात एक शुरू की है, हमारी भी अगले हफ्ते एक डेलीगेशन मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उनकी बात भी सुनेंगे, अपनी भी कंसर्न शेयर करेंगे और फिर आपको पता है हमने ऐलान किया कि कल सीईसी में क्या हुआ है कि क्या कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन से डीलिमिटेशन के मामले पर और हल्का बंदियों के मामले पर, क्योंकि ये मामला सिर्फ डीलिमिटेशन का नहीं है, उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तें भी बननी है और उसमें भी वक्त लग सकता है। देखिए बात ये है ना कि अव्वल तो यू नो वी हैविंग अ डायलॉग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने के अमल को इंश्योर करना है। 90 रोज में इलेक्शन ना हो इसको इंश्योर नहीं करना। तो अगर ये डिबेट पूरी या कोशिश या एफर्ट पूरी इस जानिब होगी कि 90 रोज में इलेक्शन ना हो, तो फिर तो आपके पास बहुत सारे ऐसे मैं समझती हूँ कि आपको नजर आएंगी कोशिशें। लेकिन मेरा ख्याल है कि I don't want to be pessimistic at this point in time. I want to be optimistic. I want to see कि इलेक्शन कि कुछ जमातें, जिस तरह से जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चली गई है, फिर पीटीआई भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गई है, तो क्या पीपल्स पार्टी भी अगर इतने ही तहफुजात हैं तो जा सकती है उस हद तक, सुप्रीम कोर्ट अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है? रहमान, लीगल ऑप्शंस हमारे पास भी हैं और होंगे, लेकिन पहले हमें ईसीपी से बात करनी है। अगले हफ्ते जो हमारी ईसीपी के साथ मीटिंग है, यकीनन उसमें ईसीपी से सुनना चाहिए। ईसीपी इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, जस्ट इलेक्शंस कराने की है। तो उनसे बात करें, अपनी कंसर्न शो करें। हो सकता है कि हम उन्हें कन्विंस कर सकें कि जी देयर इज नो वे आउट, आपने इलेक्शन कराना है 90 डेज में। अगर आपको केपी में 21 हलकों में लोकल सतह पे इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दीगर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस टाइम पर कराने में, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराने में क्या दिक्कत पेश आ रही है। हम भी सुने उनसे, और लीगल ऑप्शन हम भी देख सकते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त मुल्क के हालात बड़े पेचीदा हैं। मईशत आप देख रहे हैं, बिजली के बिल जो है वो थम नहीं रहे हैं। बिजली के बिलों पर एक बहुत बड़ा लोगों का आप देख रहे हैं कि रिएक्शन आ रहा है। अब ये क्या चाहती है केयरटेकर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन? कितने बिजली के बिल बढ़ेंगे तो हम इलेक्शन कराएंगे? क्योंकि ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कम तो होने का नाम नहीं ले रहे। तो हालात कुछ सुधरेंगे तो नहीं, ये तो मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। आपको लगता है ये निगरान हुकूमत जो है ये मौशी मामलात संभालने की सलाहियत रखती है? क्योंकि देखिए डॉलर 300 से ऊपर चला गया है, पेट्रोल 300 के लगभग जो है वो करीब पहुंच चुका है, फिर बिजली के बिलों का
जो इस मरतबा हुआ है, लोग सरापा एहतजाज हैं, तो फिर आपको लगता है मामला कोई निगरान हुकूमत संभाल सकती है? देखिए, निगरान हुकूमत ये मामला संभालने के लिए नहीं आई। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करे कि आइन के मुताबिक फौरी जो जनरल इलेक्शंस हैं उसका अमल पूरा हो। इनका यही काम है, इनका एक लिमिटेड मैंडेट है, लिमिटेड रोल है। कोशिश की गई थी कि इस रोल को बढ़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी स्टैंड लिया और आपने देखा कि उसमें बहुत सारी चीजों को निकाला गया जो एक लेजिस्लेशन के थ्रू कराए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब भी वही रोल है, डे टू डे बेसिस जो रूटीन वर्क है, जब तक कि इलेक्शन नहीं होगा। ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको चेयर टेकर गवर्नमेंट बनने का शौक अगर है तो फिर माजी में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमने देखा है कि उसकी फिर हमने खुल के मुखालफत की है। हम तो नहीं चाह रहे कि इस तरह हो। अभी देखे उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली कि लेजिस्लेशन को देखेंगे जो पार्लियामेंट से पास हुई है। भाई आपका मैंडेट नहीं है, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, यू आर केयर टेकर गवर्नमेंट। आप केयर टेकर गवर्नमेंट है जो मुल्क के रोजमर्रा के काम काज चलाने के हैं उस वक्त तक, जब तक के इलेक्शंस हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तब तक आपका काम है। इससे मजीद तो रोल है भी नहीं। और ये मतलब ये क्या सराइयां हुई हैं कि जी इतने महीने चलेंगे, इतना अरसा चलेंगे, क्या जस्टिफिकेशन है चलाने की? महंगाई कम हो रही है, लोगों की जिंदगी में आसानी हो रही है, बल्कि जब से ये आए उस वक्त से लेके अब तक तो बहुत ज्यादा खराबी हो गई है और मजीद बढ़ेगी। और ये इलेक्टेड लोग नहीं है जो लोगों के सवालात का जवाब दे सकेंगे, या इनमें वो मादा या वो सब्र भी नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सकेंगे। ये तो आप इलेक्टेड लोगों से पूछें कि लोगों को किस तरीके से वो डील करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें सब्र करते हैं। इनमें तो वो चीज भी नहीं है और ये उनका मैंडेट ही नहीं है। ठीक, मगर शाजी मरी साहब एक और मामला जिस पर सीईसी में यकीनन ना कोई बात हुई होगी, वो सदर और ईसीपी के दरमियान जो मामलात हैं। अब सदर साहब का इसरार है वो तारीख देंगे और दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने खत भी लिखा है, वजारत कानून और इंसाफ से उन्होंने राय भी जो है वो मांग ली है। इस पर बात हुई कि क्या सदर को कोई तारीख दे देनी चाहिए इंतखाबात की? देखिए, इस पर बात हुई और इस पर मुख्तलिफ आरा जो है वो आई, लीगल ओपिनियंस भी आए, और इसका लुबे लुबाब ये है कि इलेक्शन कोई भी अनाउंस करे, ये किसी की भी जिम्मेदारी है, चाहे प्रेसिडेंट की हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हो। इस मुल्क में 90 रोज के अंदर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। इस मुल्क में जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। अब इस बहस में पढ़ के मजीद मामले को उलझने की और उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात का तयन होता रहेगा। इंश्योर ये कराना चाहिए कि आइन के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाए। ठीक है, और लास्टली एक चीज बताइएगा कि नून लीग अदालतों से गिले शिकवे कर रही है, जिस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस सुना जा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि उनको रिलीफ भी मिल सकता है। आप लोग पहले तो ये मामला पार्लियामान और अदलिया के दरमियान था, लेकिन अभी ऐसा लगता है मामला नून लीग और अदलिया के दरमियान है। तो पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरह से जो है वो देखती है, क्या राय रखती है कि क्या ये जो गिले शिकवे हैं वो जायज है, उनका जवाज है? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती आई है, पीपल्स पार्टी का ये मानना है और हमारा बड़ा उसूली मौक़िफ़ है कि हर इदारे को अपना काम आइन के मुताबिक करना चाहिए, जो जो उसकी जिम्मेदारी है। इस मुल्क में कोई लाडला नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में आर्टिकल 25 है, हम सब कानून के सामने इक्वल होने चाहिए, किसी को खास ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और अगर ये होता नजर आएगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या पाकिस्तान के आम शहरी को भी ये शिकायत होगी कि क्या वजह है कि कानून उसके लिए अलग है और किसी खास इंसान के लिए अलग है। ये नहीं होना चाहिए। हर केस को मेरिट पे सुनना चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए किसी एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठकर गुड टू सी यू या कोई खास ट्रीटमेंट देकर किसी को खास गाड़ी में खास जगह पर। ये हमने देखा है ना, पाकिस्तान हम सबका है और हमें पाकिस्तान सबके लिए एक ही पाकिस्तान चाहिए। इसको दो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। तो हमारा बड़ा उसूली मौकिफ है। हमारा किसी से कोई जमात से कोई इख्तिलाफ, हम ये कहते हैं कि हर एक बंदा इक्वल है, पार्टीज को इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि कोई विक्टिमाइज हो रहा है और किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक ठीक, शाजिया मरी साहबा बहुत बात कर रही थी। शाजिया मरी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद खबरों पर बात होगी।
वेलकम बैक। बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में आज भी मुजाहरे किए गए। लोगों की तरफ से इन बिल्स में जो अभी ये इजाफा है इसको वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ताजिर तंजीमें एहतजाजी मुजाहरों के दौरान वो बिजली के बिल जला रहे हैं और अदायगी ना करने के ऐलानात भी कर रहे हैं। बिजली के बिलों में मामले पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कल एक हंगामी इजलास बुलाया है। वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज्यादा रिलीफ देने की जो है वो इसके लिए मुशावरत की जाएगी। अब से कुछ देर पहले हुकूमत की जानिब से इस हवाले से एक ब्रीफिंग भी दी गई। अब दूसरी जानिब महंगाई के हालात ये हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। इदारा शुमारियात के जो आदाद शुमार आए हैं सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 25.34% के लगभग है। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर गया है, 314 पर उसकी जो है वो ओपन मार्केट में कीमत है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुकाम से पावर सेक्टर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर बातचीत हुई है। IMF हुकाम ने वजीर खजाना से मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद के बारे में भी मुतालबा किया है और निगरान वजीर खजाना की तरफ से यकीन दहानी भी कराई गई है। अब ये जो बिजली के बिलों का मामला खास तौर पर है, क्या कोई रिलीफ मिल सकता है? ये जो कल इजलास भी बुलाया निगरान वजीर आजम ने। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं जो मईशत से रिलेटेड इशूज हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझते मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। शहबाज साहब भी बताइएगा, निगरान हुकूमत क्या कहती है, वो इस मामले पर क्या कर सकते हैं? ये जो अब बिजली के बिल जिस तरह से इस महीने आए हैं। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, जब शोर पड़ा तो कुछ तो इन्होंने करना था ना, अगर कुछ ना करते तो और ज्यादा शोर पड़ता। और प्रोबेबली ये जो लोगों का एक रिएक्शन आया और एहतजाज करें, ये अनएक्सपेक्टेड था। जो हिस्ट्री हमारी यही रही है कि हम थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं और बहुत ज्यादा लोग फिजिकली मूव आउट नहीं करते, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन इस दफा वाकई लोगों की इतनी तकलीफ पहुंची है उनको, उनको रिएक्ट करना पड़ा, वो घरों से निकले। एक चीज रहमान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको याद होगा, आप भी उस ब्रीफिंग में थे जो शहबाज शरीफ साहब का ब्रेकफास्ट था जी। उसमें उन्होंने जब ये बिजली की कीमतों के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि जो 63% सारिफीन है उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। तो आज जो पावर सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने फिर कहा कि जी 63% सारिफीन के लिए कोई इजाफा नहीं हुआ। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि ये जो आपके क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आती है जो रफली कोई 6 रुपए प्लस आने जा रही है, और कुछ 6 रुपए 67 पैसे की बात हुई है फी यूनिट, उसके अलावा डेट सर्विसिंग सरचार्ज है कोई 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट। मैंने कहा क्या इनका इतलाक होता है वो 63% सारिफिन के ऊपर? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल होता है। तो ये कहना कि 63% सारिफिन के लिए बिजली नहीं बढ़ी, ये एक गलत बयानी है। वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं या इसको कल आधा सच बता रहे हैं कि जो आपके सालाना बुनियादों पर कीमतों में इजाफा होता है उसमें उनके लिए इजाफा नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही इतना इजाफा हो रहा है जो सालाना बुनियादों के बराबर। मुझे बताइए कि ये एक तो इजाफा अक्रॉस द बोर्ड नजर आ रहा है। पहले कुछ सारिफिन जो आप बात कर रहे हैं ये समझ में आती है, उनको जिस तरह से कहा कि 63% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इजाफा पड़ा है। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ मामलात IMF के मुआहदे के ही असरात हम देख रहे हैं या इसमें कुछ और अवामिल भी शामिल हैं जिनकी वजह से अभी इस वक्त इतना ज्यादा इजाफा या लोगों के बिलों के अंदर हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये जो 63% वाली ना, इसको एक्नॉलेज और करेक्ट करना क्यों जरूरी है। जब कल दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताया जाएगा कि 63% के लिए बड़ी ही नहीं है कीमत, तो वो तो कहेंगे जी तो ये तो मेजॉरिटी का तो मसला ही नहीं है, ये तो कोई 37% लोगों का मसला है, इसका कुछ हल निकाले, तो इसमें भी ज्यादातर अमीर तरीन लोग हैं। तो पहला तो ये सच है कि तमाम सारिफीन के लिए सिवाय वो जो कि 5% सॉरी उनका 50 रुपए या 50 यूनिट फी मंथ उनकी कंजम्पशन है जो सिर्फ 4% है। 4% को छोड़ के 96% जो सारिफीन है पाकिस्तान के उनके लिए बिजली की कीमत बढ़ी है। तो ये सच है, ठीक है। अगर ये यहां से स्टार्ट लेंगे तो फिर अगली बात होगी। अब क्या ये सिर्फ IMF की वजह से हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मसला ये IMF आपको सीधी बात कह रहा है कि आपका एक सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का, वो इस वक्त है कुछ 2310 अरब रुपए। वो आपको ये कह रहे हैं कि आप इससे ज्यादा इजाफा इसमें नहीं करेंगे। इन्होंने जो IMF को एस्टिमेट्स दिए उसके मुताबिक अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो इसमें 2310 में से मजीद 1370 अरब रुपए का इजाफा होगा, ठीक। अच्छा। उस 1370 अरब रुपए में से कोई तकरीबन आप कह लीजिए 800 अरब रुपया ये बिजली की कीमतों में इजाफा करके वापस ले। अच्छा। इसके अलावा 464 अरब रुपया ऐसा है वो बिजली की चोरी, उसके नुकसानात
और जो बिलों की रिकवरी है वो नहीं कर पाती है। मैनेजमेंट का इशू है, मैनेजमेंट का प्योरली इशू है। 464 अरब एक और कोई 190 अरब और कोई 590 अरब रुपया ऐसा है जो इनकी कोताही है और उसका बोझ। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये तो गर्दिशी कर्जे की वजह से कीमतों में इतना बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। नहीं, गर्दिशी कर्जे की वजह से नहीं, गर्दिशी कर्जा इस वजह से हुआ कि चोरी हो रही है। तो अगर आप चोरी रोक लोगे तो गर्दिशी कर्जा इजाफा नहीं होगा। क्योंकि आप उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि आपके अपने लोग जो हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो मुलाजिमीन है वो इसमें शामिल है चोरी में। ये जो दो बड़े इशू हैं जो लिंक्ड हैं इस गर्दिशी कर्जे के साथ, जिसमें ये मैनेजमेंट भी शामिल है, क्या निगरान हुकूमत की एक तो है कैपेसिटी, क्या इनकी कैपेसिटी है कि ये इस मामले पर कोई रिलीफ दे सकते हैं, और दूसरा कि क्या पोजीशन इस वक्त जो है जो IMF के साथ मामलात हैं, जो गर्दिशी कर्जे के मामलात हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो कल इजलास है या इस वक्त जो बातें की जा रही हैं या जो ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, कोई आइडिया है कि इसको कोई रिलीफ दिया जा सके लोगों को? देखिए, पहली बात ये कि ओवरऑल जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का मैंने जो पाक सेक्रेटेरिएट में एक देखा है, कोई निगरान हुकूमत को वो इतना कोई सीरियस नहीं ले रहा। अच्छा। ठीक है, वो ये मैं आपको खुद, मैं चूंकि फिरता रहता हूँ वहाँ पे, ये मेरा असेसमेंट यही है कि वो कहते ठीक है ये 3, 4, 6, 7, 8 माह के लिए आए हैं, हमने वो भी भुगता लिया, ये भी भुगता लेंगे। एक तो ये एटीट्यूड वहां पे एग्जिस्ट करता है। मैं पावर डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। दूसरा, क्या रिलीफ दिया जा सकता है? IMF ने आपको कहा कि आपका जो सर्कुलर डेट है वो 2310 अरब रुपए से नहीं बढ़ेगा। तो उसके जो लवाजमात हैं, वो जो मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से वो 2310 अरब रुपया है, और उसके ऊपर जो बढ़ना है फ्लो, अगर उसको ठीक करके, मैनेजमेंट के इश्यूज को ठीक करके, तो ये रिलीफ दे सकते हैं। क्या ये बजट से कोई मजीद सब्सिडी दे सकते हैं? नहीं, ये बजट से ना सब्सिडी दे सकते हैं। अगर कल वजीर आजम कोई ऐसा ऐलान करते हैं कि जी हम जो बिलों की रिकवरी है उसको हम स्टैगर कर देते हैं, उसमें एक साथ में ले लेते हैं, ये भी नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे अच्छा। तो ये गलत इसलिए होगा कि जब आज आपको एक रिकवरी नहीं होती है और उसकी आप इंस्टॉलमेंट्स करते हैं तो उसका इंपैक्ट उतना नहीं होता। अच्छा। ठीक है, आपको फौरी तौर पर सर्कुलर डेट जो वो शूट कर जाएगा, आपकी जो रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके नुकसानात की जो रेशो है, जो रिकवरीज की रेशो है, वो खराब हो जाएंगी सारी। तो ये फिर जब सितंबर का इनका क्वार्टर खत्म होगा, नवंबर में IMF से मुज़ाकरात करेंगे, तो वहां पे इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो केयर टेकर गवर्नमेंट आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं मामलात में कुछ बेहतरी लाने के? देखिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले कर सकती है केयर टेकर गवर्नमेंट, जैसा कि ये जो इन्होंने एक यूनिफॉर्म टैरिफ रखा हुआ है कि जो सखर की चोरी है इस वक्त वो 35% से ज्यादा तो वहां पे चोरी है सखर में, या उससे भी ज्यादा है। तो वो उसकी चोरी अगर जो पंजाब की 4-5 अच्छी कंपनीज के जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे इस्लामाबाद है, फेडरल टेरिटरी है, उसके अलावा सबसे अच्छी कंपनी आपकी गुजरावाला की है, फिर फैसलाबाद की है, फिर लाहौर की है, तो उसके जो सारिफिन है वो चोरी वो उसकी वो पे करे हैं कॉस्ट। तो केयर टेकर्स ये तो फैसला कर सकते हैं ना कि जो यूनिफॉर्म टैरिफ है ये पॉलिसी नहीं चल सकती, तो ये उसको खत्म कर दें। जिस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो उसकी एफिशिएंसी है, जो उसकी स्टेटस है, उसके मुताबिक वहां पे जो वो बिल लें। तो फिर अगर नहीं वो रिकवरी कर सकते वो, तो फिर वहां पे कुछ उनको पनिशमेंट्स कुछ करना चाहिए। एक और काम जो ये कर सकते हैं इस वक्त, दो चीजें, एक तो ये क्या ये रिलीफ दे सकते हैं जब एक आम बंदे को, एक रेडी वाले को जब 20,000 रुपए का बिल आ रहा है और उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है और वो फिर भी जिस तरीके से भी मजबूर होकर बिल पे कर रहा है, दूसरी तरफ उसी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो मुलाजिम भी है और उसका जो अफसर भी है वो फ्री बिजली ले रहा है, उसकी तकलीफ उसको ज्यादा है। अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जजेस, आर्मी के जो लोग हैं, जो भी है, मुझे नहीं पता किन किन की, जिन की भी फ्री उनको बिजली की सहूलत है वो फौरी वापस लीजिए। क्या इसमें कोई रुकावट है? क्या ये काम नहीं हो सकता? ये हो सकता है काम। इस तरह के अगर ये 2-4 इस तरह के मेजर्स ले लें जिससे लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए। ये फ्री बिजली अब अफोर्ड नहीं हो सकती। एक तो फ्री बिजली और एक दूसरे की जो चोरी जो सिंध में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, जो बलूचिस्तान में हो रही है, उसके जो तमाम इश्यूज जो हैं वो बिजली की मैनेजमेंट जिस तरह से तरसील होती है उससे मुताल्लिक हैं। जो बिजली की कीमत है उसके हवाले से आपके ख्याल में इस वक्त ये निगरान हुकूमत या इनकी जगह कोई भी हुकूमत हो, उसके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है? नहीं, इनके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये जो फिस्कल साइड पे अगर वो सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे तो IMF के एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी हो जाएगी और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और केयर टेकर्स के ऊपर जब ये काम भी ये करेंगे तो उनका वो मैंडेट भी नहीं है, तो वो थोड़े से इस पे सवालात आ जाएंगे। ठीक है शहबाज राना, बहुत शुक्रिया वक्त का। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चेयरमैन पीटीआई के कानूनी मामलात के हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। साइफर केस में एफआईए ने आज उनसे अटक जेल में तफ्तीश की। साइफर कंटेंट, ऑडियो लीक और गुमशुदगी पर एफआईए इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्हें दर्ज मुकदमे में बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया है। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी से होने वाली तफ्तीश में सामने आने वाले मामलात पर चेयरमैन पीटीआई से सवाल जवाब किए और साइफर के गुमशुदा मुसव्वदे की कॉपी से मुतालिक भी दरियाफ्त किया, ये ज़राए का बताना है। और दूसरी जानिब आज 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और जालसाजी समेत जो 9 मुकदमात में जहां पर जमानतें खारिज हुई थी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, उसके फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो चैलेंज कर दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर की गई जिसमें उन्होंने स्टेट और मुद्दे मुकदमा को फरीक बनाया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने मेरिट देखे बगैर ही ये जमानतें अदम पैरवी पर खारिज की हैं। तोशाखाना केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पीर को फैसला आने का भी इम्कान है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट मामला साइफर तहकीकात का है। क्या जो है वो यहाँ पर तहकीकात किस तरफ जा रही हैं और क्या इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी लीगल काउंसिल में से शोएब शाहीन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, कोर कमेटी के रुकन भी है शोएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो ये साइफर वाले मामले पर बताइएगा, क्या पता चला है, चेयरमैन पीटीआई से क्या तफ्तीश की गई है, क्या सवाल जवाब हुए हैं इस मामले के ऊपर? देखिए जी, हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा, हम तो कुछ राय कायम नहीं कर सकते। पिछले 20 दिनों के अंदर अंदर हमारे सिर्फ 4 वकला साहिबान मिलने में कामयाब हुए हैं, और वो भी कोर्ट आर्डर्स की मौजूदगी में। और कोर्ट आर्डर्स लेके मैं खुद भी गया हूँ, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। ये बात तो खैर हम उनसे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या बात की है। और दूसरा, जहां तक साइफर का ताल्लुक है तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बात यह है कि साइफर में इंटरसेप्ट की उस लीकेज के बाद, जिसको अमेरिकन तर्जमान ने भी एक्सेप्ट किया कि 2 डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, साइफर का पूरा केस ही जो एफआईआर बनाई हुई है बदनीति के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। एफआईआर में दर्ज है कि साइफर जो एक बड़ा क्लासिफाइड कोडेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट है जी, वो ही गुम हो गया, वो है ही नहीं। वो बाद में उन्होंने आकर अदालत में खुद आकर बताया, हाँ जी वो गलती हो गई, हमसे एफआईआर लिखने में गलती हो गई। वो कोडेड फॉर्म का तो एक ही लेटर होता है, वो तो कोई पढ़ भी नहीं सकता। उसको तो अनकोड करके उसकी ब्रीफ भेजा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, डीजीआईएसआई को। और उसके बाद वो फिर ये साइफर वाला जो मामला था, वो ब्रीफ जो था वो कैबिनेट डिवीजन में जेर गौर आता है, और कैबिनेट इमरान खान साहब की जेर क़यादत जो कैबिनेट का फैसला था उसमें उन्होंने इसको डिक्लासिफाई कर दिया। 2 चीजें होती हैं, साइफर वो है नहीं जिसकी जो एफआईआर का है, डिक्लासिफाई करने के बाद वो क्लासिफाइड रहा नहीं है, वो बात ही खत्म हो गई। तीसरी बात है कि ये 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यूएस एम्बेसडर को डिमार्श करने का हुक्म दिया, यानी वो रिकमेंड किया और सब्सिक्वेंटली वो डिमार्श हुआ भी। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स मौजूद हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जब कासिम नूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, वो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके अंदर वो मिनट्स रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो इसके बाद साइफर और उसकी कहानियां और उसको एफआईआर काटना, उसको क्लासिफाइड, मुझे ये बताइए, आप क्योंकि उनके कानूनी मामलात को भी देख रहे हैं, क्या आपको इल्म नहीं था कि उनसे तफ्तीश के लिए रुजू किया जा रहा है, या तफ्तीश की तरफ जो है वो मामलात जो है वो जा रहे हैं? कोई इंटीमेशन मैं जानना चाह रहा हूं कि इस हवाले से क्या उनकी लीगल काउंसिल को कोई थी? नहीं, किसी किस्म की कोई इंटीमेशन नहीं, ना हमारे साथ राब्ता हुआ, ना हमें बताया गया, ना हमारे नॉलेज में है। ये मीडिया के जरिए ही जो और ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि आप इस मामले को करीब से देख भी रहे हैं और खासतौर पर जो शाह महमूद कुरैशी का मामला है, ये आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ इंकशाफात किए हैं, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। कुछ इस हवाले से बताइएगा, क्या कोई ऐसी बात आपके इल्म में है या ऐसा मामला है? शाह महमूद कुरैशी साहब के केस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का रेफरेंस देख के कोई बात करना ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, जो भी मीडिया वाले लिख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ओपन कोर्ट में भी आया, उसने जज से भी गुफ्तगू की और जज को भी डिस्कस किया, और मैंने पूरा उस केस को भी डिस्कस किया।
तो ऐसी कोई बात उन्होंने पहले दिन, और इस पे 2 दफा इंक्वायरी के लिए उन्होंने बुलाया था FIA ने, ये गए, उन्होंने उस वक्त भी पूरी तफसील के साथ उनको समझाया, और उसके बाद आज 10वां दिन तकरीबन कल हो जाएगा जो वो रिमांड पे हैं, और उसके बावजूद वो जज साहब भी बगैर सोचे बगैर कोई बात किए उसको रिमांड पे दिए जा रहे हैं। उसकी कोई हालांकि जरूरत नहीं है, ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा उसमें कुछ नहीं है। यानी जो FIR के कंटेंट्स हैं उससे इस्तगासा खुद पीछे हट गया है, उसने कहा जी ये गलती से लिखा गया है, और बेलेबल ऑफेंस है, यानी जो कंटेंट्स ऑफ FIR हैं उसके मुताबिक 2 साल की सजा बनती है, और बेलेबल ऑफेंस एज ए मैटर ऑफ राइट होता है, आप सिर्फ मुचल के लें और उनको पाबंद करेंगे, जब पुलिस हो या FIA हो, जब वो बुलाएगी आप उनके साथ तफ्तीश में शामिल होंगे। एज ए मैटर ऑफ राइट किसी केस में जो बेल हो सकती है, उस केस में 10 दिन से वो रिमांड पे हैं। ये कंप्रोमाइज, अफसोस की बात है कि हमारे जजेस हैं, कंप्रोमाइज किस्म का हमारा निजाम इंसाफ है, और जब बेलेबल ऑफेंस, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसे इंकशाफात नहीं किए जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो चेयरमैन PTI से सवालों जवाब किए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसी बात नहीं है जो ऐसी कोई सिचुएशन हो, क्या इंकशाफ उन्होंने करना है, उन्होंने तो कोर्ट में ऐसा कोई बयान उन्होंने अपना जो है वो नहीं दिया जी, नहीं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोर्ट को भी बताया, उन्होंने FIA को भी बताया, और पहले दिन से बताया। मैंने FIA के पास, जज के पास कुछ 2 दफा बहस की है बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ, उन्होंने हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन उसमें रेज नहीं किया, ना ही उसके अंदर मेंशन किया, और उसके बावजूद उसको रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं, और बगैर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये लॉ के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। अच्छा, मंडे का दिन बड़ा अहम है शोएब शाहीन साहब। जो लतीफ खोसा का जज के साथ मुकालमा हुआ उसमें तो ऐसा मालूम होता था जैसे शायद वो बड़े नाराज थे, और उन्होंने कोई अदालती कार्रवाई का वॉकआउट भी किया और कहा कि हो सकता है कि पीर के रोज हम ना आए। तो पीर के रोज जो लीगल काउंसिल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही है तोशाखाना वाले मामले में। अभी हमारा फैसला नहीं हुआ, कल फैसला करेंगे आपस में मुशावरत करके, लेकिन हमारे आर्गुमेंट्स तो हो चुके हैं, हम जाएं या ना जाएं अदालत पाबंद है उसको। दूसरी पार्टी का तो 20 कर चुके हैं। ये मजीद 10 मिनट का अगर केस था, जानबूझ के डिले किया इस केस को जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। 8 तारीख को केस लगा, और 8 के बाद से लेकर हमने कहा कल का डेट रख लें, और इसमें खुद कहा कि नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है जजमेंट सस्पेंड करने के लिए, सेंटेंस सस्पेंड करने के लिए, और लेकिन अगले दिन की रखने की बजाय हमने कहा परसों रख लीजिए। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं बस 4 दिन के अंदर अंदर डेट दूंगा। पहली डेट ही 17 दिन के बाद आई, 16-17 दिन के बाद। अगर ये उन्होंने जानबूझ के डिले किया, इस दौरान हमारी बाकी जमानतें खारिज हुई, इस वजह से खारिज हुई कि ताकि जी अदम पैरवी खारिज हो गई। और जब हमने जज को बताया, उन्होंने कहा नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी प्रोटेक्टेड। अगर जब आपको जमानत मिलेगी, यू विल बी इन दी सेम पोजीशन जिस तारीख से आपको गिरफ्तार किया गया था। अब ये देखते हैं कि कल वो हमारे साथ क्या सलूक परसू करते हैं। मेरा ख्याल है और राइट है। इस केस के हवाले से एक और भी बात हो रही थी कि ख्वाजा हारिस अब लीगल काउंसिल नहीं है, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। गालिबन जो है वो जो जस्टिस आमिर फारूक पर एतराजात लगाए गए या उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात तो नहीं है, वो अलग जरूर हुए हैं। एक तो उनकी जो रीजंस आई थी मेरे तक पहुंची थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरी रीजन ये थी कि उन्होंने हुमायूं दिलावर के कंडक्ट और वहां उस दिन की हाजिरी के हवाले से एफिडेविट जमा कराया है। तो प्रोबेबली कि चूंकि वो एफिडेविट जब जमा करा देते हैं तो मुनासिब नहीं होता कि उसी केस में वो बहस भी करें। और नेक्स्ट जो है, उनके होते हुए आमिर फारूक साहब के ऊपर एतराज लगाया गया था, एप्लीकेशन आई थी कि आप मुतासिब हैं, आप प्रेजुडिस हैं, आप इमरान खान के खिलाफ कई इस तरह के फैसले कर चुके हैं कि जिसपे आपको आपका कंडक्ट ये शो करता है कि आप उनके खिलाफ तासुब रखते हैं, इसलिए आप इन केसेस को ना सुने। और वो भी एप्लीकेशन उन्हें बगैर सुने डिसमिस कर दी थी, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई दूसरी बात नहीं है। अगर वो इतना अलग होना चाहते थे तो उस वक्त होते जब उनके खिलाफ एप्लीकेशन उसी वक्त उसी अदालत में उसी केस में फाइल हो चुकी थी। राइट। अच्छा शोएब शाहीन साहब, एक मामला और है, क्योंकि जो है पीर के रोज मुमकिना तौर पर फैसला आ सकता है, और अगर फैसला आता है बिलफर्ज अगर आपकी फेवर के अंदर आ जाता है और चेयरमैन पीटीआई को वहां से रिलीफ मिल जाता है, तो एक तासुर ये है कानूनी नुकात मामलात की बुनियाद पर कि रिहाई फिर भी बड़ी मुश्किल होगी। आज आपने जमानतों के लिए दरखास्तें तो जो है वो दायर कर दी हैं, क्या वाकई जो है वो
रिहाई वाला मामला जो है वो अभी दूर है, अगर इस केस के अंदर रिलीफ मिल भी जाता है? देखिए, उसूली तौर पर तो ये आमिर फारूक साहब ने पहले दिन भी ऑब्जर्व किया था और सेटल्ड लॉ भी यही है, और ये आपने देखा भी था जिस दिन 9 मई को गिरफ्तार किया गया था रॉन्गफुली, और जब सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोर किया तो ओरिजिनल पोजीशन वापस कर दी थी, यानी जिस जमानतों में थे उस तरह जमानतें दे दी गई। वो प्रोटेक्टिव बेल हो जाया करती है कि आपको ये इतने दिनों की प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, आप जाएं अपनी जमानतें करा रहे हैं, जहां जहां आपने पेश होना है वहां पेश होके इतने दिनों के लिए आपको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये एक असद उमर को भी ये आर्डर मिला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही, और ये एक सेटल्ड लॉ भी है। और उस दिन आमिर फारूक साहब ने पहले दिन भी यही कहा था कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी केसेस में अगर हो भी तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी के केस का रेफरेंस दिया था। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, मुश्किलात तो हमारे लिए हैं और हम समझते हैं कि ये जो डिले किया गया है इसके पीछे भी उनकी एक साजिश थी, और जिसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनकी इस साजिश को कामयाब कराने में एक अनजाने में, मैं कहूंगा, या जानते हुए या अनजानते हुए, मैं वो तो कुछ नहीं कह सकता, बड़े माजरत के साथ उन्होंने भी वो रोल अदा किया। क्योंकि देखें, जो आज आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट के जज ने गलत फैसला किया, आप खुद उसको मान रहे हो, कह रहे हैं जो गलती उसने की मैं वो नहीं करना चाहता, तो भाई गलती जब आपके सामने आ गई है तो गलती को रेक्टिफाई कर दें। जब आप ये साबित हो जाएगा कि उसकी कन्विक्शन गलत थी तो मुझे बताएं 20 दिन 21 दिन जिस बंदे को रखा गया है उसको कंपनसेट कौन करेगा? अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया है, अगर आपने आजादी तलब की है, पाबंद सलासत किया है, गलत फैसले से किया है, तो उसकी कंपनसेशन कौन देगा? ठीक, शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की लीगल काउंसिल बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो डेनमार्क में कानून साजी होने जा रही है, मुकद्दस जो कुतुब हैं उनकी बेहुरमती के वाक़यात जो पेश आए हैं, उसके बाद इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।